तो पिछले क्लास में हम लोग इलास्टिसिटी में ये सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे। स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेन का फॉर्मूला, हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एनर्जी स्टोर्ड का हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। फिर हम लोग ये बात किए थे कि इलास्टिक वायर किसके जैसा बिहेव करता है, स्प्रिंग के जैसा, और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है के एक्स, एक्स इलॉन्गेशन है। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग इस वाले फॉर्मूले से ए गामा बाय एल नॉट लिख सकते हैं। आगे से ये स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखना है। स्प्रिंग कांस्टेंट तीन चीजों पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यंग्स मॉडुलस और नेचुरल लेंथ पे। और स्प्रिंग कांस्टेंट नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का ये मतलब हुआ कि अगर किसी स्प्रिंग को दो भाग में काट देंगे तो नेचुरल लेंथ आधा आधा हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट दुगुना दुगुना हो जाएगा, 2k 2k हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ आधा हो गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट दुगुना हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k होता है। ये आप एसएचएम में पढ़ेंगे। इसी फॉर्मूले को अगर कहें इलास्टिक वायर के फॉर्म में, तो इलास्टिक वायर भी एक स्प्रिंग जैसा बिहेव कर रहा है। अगर इलास्टिक वायर के साथ एक ब्लॉक लगा रहे तो इसका टाइम पीरियड कितना लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट m बाई k की जगह क्या फॉर्मूला लिख देंगे, a गामा बाय l नॉट। तो ये फॉर्मूला बनेगा टाइम पीरियड का। इलास्टिक वायर से बंधे ब्लॉक का जब एसएचएम होता है तो उसका टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे देखिए ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपसे। कल को हो सकता है आपसे एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाए कि देखिए ये सीलिंग है, एक इस तरह से स्प्रिंग है और एक इस तरह से इलास्टिक वायर है, और इसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है जिस ब्लॉक का मास m। ये एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये क्या है, इलास्टिक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a, यंग्स मॉडुलस गामा और नेचुरल लेंथ l नॉट। आपको बताना है कि इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का आपसे टाइम पीरियड पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो इलास्टिक वायर है किसके जैसा है, स्प्रिंग के जैसा, और यहाँ पे दो स्प्रिंग लगे हुए हैं। यहाँ पे कितने स्प्रिंग लगे हुए हैं, इस पहले वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k के बराबर है, और इस दूसरे वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितने के बराबर है, a गामा बाय l नॉट के बराबर है। और ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग के पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, और वो रजिस्टर से उल्टा चलता है। मतलब अगर स्प्रिंग सीरीज में हो, स्प्रिंग्स किसमें हो, सीरीज का मतलब एक स्प्रिंग ऐसे और इसके साथ दूसरा स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड हो, K1 K2, तो इसके K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पैरेलल वाला चलता है। 1 by K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 by K1 प्लस 1 by, अगर स्प्रिंग सीरीज में हो तो। और अगर स्प्रिंग पैरेलल में हो तो स्प्रिंग्स इन पैरेलल, तब ये फॉर्मूला चलता है 1 by K इक्विवेलेंट, सॉरी तब फॉर्मूला क्या चलता है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस, जैसे यहां पर ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, पैरेलल स्प्रिंग सिस्टम के एग्जांपल। तो इनके बदले अगर एक स्प्रिंग लिखेंगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, उस फॉर्मूले के अनुसार K1 प्लस, तो इसका होगा K प्लस K2 की जगह क्या हम इसको ऐसा लिख दें, K L नॉट प्लस A गामा बाय L नॉट। अब ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाय k, और k का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, K L नॉट प्लस A गामा बाय L नॉट। तो वो बचना गया, ये आंसर हो गया हम लोग का। आई बात समझ में। पिछले क्लास में हम लोग जेई मेंस 2019 में आए हुए बहुत सारे सवाल किए थे। एक सवाल आज करते हैं जेई मेंस 2020 में आया हुआ, 9 जनवरी 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल आया था। क्या सवाल है,
2 स्टील वायर्स, 2 स्टील वायर है, मतलब दोनों स्टील के ही वायर हैं। क्या मतलब इसका? दोनों का मटेरियल सेम है, इसका मतलब दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम होगा और दोनों का डेंसिटी भी सेम होगा। सेम मटेरियल का मतलब यंग्स मॉडुलस सेम, मतलब जो भी मटेरियल वाली प्रॉपर्टी है वो सेम होगी। यंग्स मॉडुलस, रेजिस्टिविटी, डेंसिटी, ये सब क्या होंगे? सेम होंगे। हैविंग सेम लेंथ, तो हम लोग 2 वायर बना लेते हैं पहले। एक ये पहला वायर हो गया और दूसरा ये दूसरा वायर हो गया। दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम होगा, लेंथ भी सेम दिया हुआ है, अगर डेंसिटी का यूज करेगा तो डेंसिटी भी सेम होगा। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग, सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है? टांगना, रखना नहीं, टांगना। सीलिंग से किसी को बांध के लटकाना को सस्पेंडेड बोलते हैं। अंडर द सेम लोड, अंडर द मतलब दोनों केस में फोर्स भी क्या है? सेम। इफ द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, किसका रेशियो का बात कर रहा है? तो पहले तो हम लोग इसका फॉर्मूला याद करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी लिखे भी, याद दिलाया आपको, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होगा, इंटू वॉल्यूम नहीं। सुनिए, देखिए यहाँ, देखिए अभी पीछे से लिख दिए थे फॉर्मूला वापस से। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिखिए, हाफ इंटू स्ट्रेस क्या लिखोगे? फोर्स बाय एरिया। अब देखिए स्ट्रेन का एक फॉर्मूला चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है ना स्वीटी, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे यहाँ। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ चेंज इन लेंथ का कोई चर्चा नहीं पता है। तो स्ट्रेन का एक फॉर्मूला और होता है, क्या? स्ट्रेस बाय गामा, स्ट्रेस बाय गामा। अरे भाई ये भी तो फॉर्मूला था हुक्स लॉ वाला, हुक्स लॉ वाला भी तो एक फॉर्मूला था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का एक फॉर्मूला स्ट्रेस बाय गामा भी है कि नहीं है? तो स्ट्रेन के भी 2 फॉर्मूले आपके पास, डेल्टा एल बाय एल नॉट और स्ट्रेस बाय। तो चेक करना है कि डेल्टा एल के बारे में चर्चा है कि नहीं है, तो वो वाला यूज करेंगे, नहीं तो ये वाला यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी डेल्टा एल का बात नहीं था, इसलिए स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रेस बाय गामा। और स्ट्रेस का तो फॉर्मूला एफ बाय ए होता है, तो क्या मैं स्ट्रेन के बदले एफ बाय ए गामा लिखूं? ऐसा हम इसलिए लिखे क्योंकि इस एनर्जी को हम लोग यू कह देते हैं, ठीक है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को किससे लिख लेते हैं? यू से। ऐसा हम इसलिए लिखे क्योंकि देखिए फोर्स दोनों केस में क्या है? सेम है, तो फोर्स दोनों केस का सेम हो गया। यंग्स मॉडुलस भी क्या है? और हाफ भी, तो क्या मिला? जो सेम है वो सब प्रोपोर्शनल, तो एरिया स्क्वायर। एरिया आपसे क्या पूछा है कि ये रेशियो दिया हुआ है 1:4, मतलब U1 by U2 दिया हुआ है। U1 by U2 कितना दिया हुआ है? और U1 by U2 का क्या फॉर्मूला लिखेंगे इसको देख करके? एनर्जी A स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेशियो करोगे तो क्या आएगा? K2 by A1 का इधर स्क्वायर चला गया, इधर जाके क्या हो जाएगा? रूट। तो 1/2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? K2 by A1। एरिया का रेशियो हाफ होगा, 1/2 होगा। आपसे किसका रेशियो पूछा है? रेशियो ऑफ देयर। तो अगर एरिया पता है तो हम डायमीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? A2 का क्या फॉर्मूला लिखोगे? पाई d2 स्क्वायर बाय 4। तो एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर या पाई d स्क्वायर बाय 4, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर या पाई इंटू डायमीटर स्क्वायर बाय 4 होता है। और A1 क्या लिखोगे? पाई d1 स्क्वायर बाय 4। तो 4 कटा, पाई पाई कटा, इसको क्या हम d2 बाय d1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? फिर से स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या बनेगा? 1/√2 इज इक्वल्स टू d2 बाय d1। इस तरह से डायमीटर का रेशियो निकाला जा सकता है। तो 1:√2, डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। अच्छा सॉरी, ये d2:d1 हुआ, ये क्या हुआ? d2 बाय d1 हुआ, सॉरी गलत कर दिया हम यहाँ, मतलब ये सही है, ये d2 बाय d1 है, लेकिन आपको हमेशा d1 बाय d2 लिखना है, हमेशा फर्स्ट बाय सेकंड लिखते हैं। तो d1 बाय d2 कितना लिखेंगे? √2। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? दोनों ऑप्शन देखिए था यहाँ, तो हड़बड़ी में ये भी गड़बड़ी हो सकता है। लिखिए, चलिए देखिए होगा क्या ना, अभी ये बच्चा बात कर रहा था, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा,
इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये सवाल में क्या देखिए, अब यहाँ देखिए इस सवाल में इलास्टिसिटी के सवाल से वेव की बात थोड़ा किया है। क्या लिखा है? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेट वायर। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसके साथ एक और फॉर्मूला मैं लिखूंगा वो आपको याद रखना है। वेव, थोड़ा सा मैं वेव बता रहा हूँ, मैं वेव पढ़ा नहीं रहा हूँ, वेव बता रहा हूँ। वेव आप जानते हैं दो तरह का होता है, मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल और ट्रांसवर्स। आए रे दादा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है 12th वाले टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। मीडियम नहीं चाहिए मतलब किसी मीडियम में प्रोपेगेट कर सकता है, वैक्यूम में। और मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम चाहिए होता है। मैकेनिकल वेव दो तरह का होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव का सबसे अच्छा एग्जांपल है वेव ऑन स्ट्रिंग। वेव ऑन, किसी टाइट धागे को ऐसे हिट कर दीजिए तो उसमें जो वेव क्रिएट होता है, गिटार जैसे हो गया, सितार हो गया, गिटार हो गया, उसमें जो वेव क्रिएट होता है उसको बोलते हैं वेव ऑन स्ट्रिंग। और उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T/μ। इस फॉर्मूले पे खूब सवाल पूछे गए हैं पिछले 2-3 साल में। V इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? √ What is T? T is tension. Tension in string. And what is mu? Mass per unit length. Mu क्या है? Mass per unit length. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे बढ़िया एग्जांपल है साउंड। लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? साउंड। साउंड का स्पीड सबसे पहले न्यूटन ने कैलकुलेट किया। सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया? और फॉर्मूला दिया, इसको बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन ने कहा कि साउंड जब किसी एयर में चलता है, एयर में, स्पीड इन एयर बात कर रहे हैं, साउंड जब एयर में चलता है तो यह प्रोसेस जो है थर्मोडायनेमिक का आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो न्यूटन के अनुसार साउंड का चलना कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। और इसीलिए स्पीड का फॉर्मूला होता है √P/ρ। √P/ρ। What is P? Atmospheric pressure. What is P? Atmospheric pressure. And what is ρ? Density of air. What is ρ? Density of air. मीडियम नहीं, एयर। लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। ये फॉर्मूला क्या है? गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होता है। तो फिर क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखिए कोई भी चीज का शुरुआत जो है ना, पहला जो इंसान किया उससे दूसरा इंसान को रिफाइन करना आसान होता है। पहली बार ये सोच पाना कि वेव का चलना थर्मोडायनेमिक का एक प्रोसेस से रिलेटेड है, ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा बात था। और इसलिए हम लोग न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ताकि हो सकता है कल को आपसे ये पूछ दे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन द प्रोसेस ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ एयर इन द ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इन एयर इज कंसिडर्ड एज, तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस लिखेंगे। लेकिन सही में ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होता है, ये प्रोसेस एडियाबेटिक होता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस तो होता है। तो जो दूसरा आदमी होगा उसने आइसोथर्मल की जगह एडियाबेटिक सोचा और फॉर्मूले लगाया, आ गया। तो किसको क्रेडिट ज्यादा, न्यूटन को कि दूसरे को, लैप्लेसिस को? दूसरे को, पहले वाले को, दोनों को, थे मूर्खों, दोनों को। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? लैप्लेसिस करेक्शन। और अकॉर्डिंग टू लैप्लेसिस द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? √P/ρ। क्या होता है? P/ρ। P और ρ वही है, सिर्फ गामा यहां बदल गया। तो ये गामा क्या है? यंग्स मॉडुलस नहीं है, गामा है Cp/Cv। गामा क्या है? Cp को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर,
एंड CV को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट, और इस सबका वैल्यू फिक्स होता है अलग अलग गैसेस के लिए। अभी आप याद रखिए गामा का वैल्यू एयर के लिए 1/4 1.4 होता है। कितना होता है? क्योंकि आप जानते हैं एयर में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और तो कोई गैस नेग्लिजिबल है, नगण्य है, तो यही दोनों 99% लगभग होते हैं, 78 और 21%, 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, और दोनों कैसे गैस है? डायटॉमिक गैस है। कैसे गैस है? डायटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 1.4, Cp का वैल्यू 7R होता है और 7R/2 होता है, और Cv का वैल्यू 5R/2 होता है, कैपिटल R/2। R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी वो सब का टेंशन नहीं लेना है, वो सब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √γp/ρ, ये गामा √p/ρ। ये हम इसलिए बता दिए कि चलते चलते कि फिर कभी कहीं फॉर्मूला दिखेगा आपको वेव का, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये 3 फॉर्मूला वेव का होता है। अभी हमें इसका इस्तेमाल करना है, v = √T/μ। तो क्या है सवाल? देखिए, एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि एक स्ट्रेट वायर में चल रहा है, जिसका मास कितना है और लेंथ कितना है। तो जैसे ये दो डेटा दिया, आपके मन में तुरंत क्या कौनना चाहिए? अच्छा, स्पीड ऑफ वेव। तो फॉर्मूला क्या? v = √, एंड व्हाट इज म्यू? मास पर यूनिट लेंथ। तो म्यू निकालने के लिए डेटा दिया हुआ, ये ग्राम और लेंथ किसके लिए दिया हुआ है? म्यू निकालने के लिए। म्यू 6 ग्राम, तो 6 × 10⁻³ kg लिखेंगे। हमेशा ऐसा वैसा सिस्टम में लिखना है। लेंथ कितना? 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 × 10⁻² मीटर। बोलो, ये काटपीट करेंगे कितना आएगा? ये 10 बार में कटा, और ये और एक 10, तो 10⁻² kg/मीटर। ये म्यू का वैल्यू। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है 1 mm², मतलब 10⁻, कितना स्वीटी? -3 ये सब सीख लीजिए भाई, ये सब गलती मत करिएगा। इज 90 मीटर/सेकंड, मतलब ये वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो जल्दी से फार्मूला में पुट कर दीजिए, 90 = √P/μ, और म्यू कितना है? तो ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा, उसका रूट 10 हो जाएगा, तो 90 = 10 √T, ऐसा होगा ना जी। 10 से 90 कटा 9 बार में, रूट को इधर भेज दी, तो T का वैल्यू कितना हो गया? 81 न्यूटन। आया समझ में? अगर पूछता बताइए कितना टेंशन है इस वायर में, 81 न्यूटन। आगे क्या पूछा है आपसे कि अगर यंग्स मॉडुलस इतना है, गामा का वैल्यू दिया हुआ है, तो बताइए कितना एक्सटेंशन हुआ, मतलब चेंज इन लेंथ पूछा है। क्या पूछा है? तो लिखिए फॉर्मूला, टेंशन बाय एरिया, ये हो गया स्ट्रेस, इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स स्ट्रेन होता है ΔL/L0। तो टेंशन दिया हुआ है हमें 81, एरिया 10⁻⁻6, गामा 16 × 10⁻11, चेंज इन लेंथ हम लोग को निकालना है, और इनिशियल लेंथ 60 सेंटीमीटर, तो 60 × 10⁻² मीटर। देखिए सब ऐसा ही सिस्टम में लिखा है, तो ΔL भी मीटर में आएगा, लेकिन आंसर ऑप्शन mm में है, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करना हम लोग जल्दी से। आप देखिए कैसे कैसे कटेगा। हम लोग 10⁻² से ये उधर रख के प्लस होगा, तो 10⁻13 हो जाएगा ये, और 10⁻6 से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻7 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम लोग लगभग 5 मान सकते हैं, 16×5 तो 60 × 5 300 हो जाएगा। 300 से का 2 जीरो इससे कटेगा, तो ΔL हो जाएगा, इधर हो गया 300, लिख देते हैं 300/10⁻7 मीटर। ठीक है, अब देखो 2 जीरो इससे कट गया, कई कैलकुलेशन में आपको गलती नहीं किया है। 300 का 2 जीरो इससे कट गया, तो बचा क्या? 3 × 10⁻⁻5 मीटर। तो इसको हम लोग 0.03 mm लिख सकते हैं, 0.03 mm लिख सकते हैं। तो ए ऑप्शन सही होगा। तुम लोग बी निकाल रहे थे।
नहीं, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। कई कैलकुलेशन में कुछ गलती नहीं लगी है, गामा सी थी कि 30 पॉइंट कुछ आएगा तो हाँ हाँ यही होगा, ए ऑप्शन सही, ठीक है। आया समझ में? अब देखो 7 जनवरी को ऐसा सवाल पूछा उन्होंने, और देखो 8 जनवरी को क्या पूछा है। तो इसका 8 जनवरी का एग्जाम होगा, 7 जनवरी वाला पेपर देख के गए होंगे तो उससे बन जाता है सवाल। देखो क्या सवाल पूछा है, अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स ऑन अ टॉट स्टील वायर। तो जैसे ये लाइन वो पढ़ेगा बच्चा एग्जाम में, उसको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला एकदम वो तो नहीं भूला होगा, क्योंकि कल ही तो बनाया था रात में 2 बजे। क्या फॉर्मूला वेलोसिटी का, अंडर रूट टी बाय म्यू विद द वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v दिया हुआ है। व्हेन टेंशन इन इट इज इतना, मतलब जब वेलोसिटी v है तो टेंशन इतना है, ठीक। व्हेन टेंशन इज चेंज टू t, अब टेंशन चेंज कर दिए, द वेलोसिटी चेंजेस टू v by 2, मतलब वेलोसिटी आधा हो गया। बताइए t कितना, नया वाला टेंशन कितना। तो बहुत इजी, वेलोसिटी रूट t पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी। तो वेलोसिटी आधा हो गया, पहले वेलोसिटी v था, अब वेलोसिटी कितना हो गया, अब रेशियो लिख रहे हैं इक्वल टू बन जाएगा, पहले टेंशन कितना लिखोगे t1, अब टेंशन कितना हो गया, यही ना, ये v कटेगा 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट t1 तो पता है हम लोग को 2.06 into 10 power 4 by t2, बोलो रूट इधर आके स्क्वायर होगा तो 4 बनेगा, और t2 हो जाएगा, उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो 0.515 into 10 का पावर 4 न्यूटन, तो 5.15 into 10 power 3। आप लोग तो इतना कैलकुलेशन किया, हम फॉर्मूला देख करके डायरेक्ट लिख देते हैं सब। कैसे? हम बोलते हैं वेलोसिटी टेंशन के रूट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टेंशन अगर 4 गुना होगा तो 4 का रूट, तो वेलोसिटी 2 गुना होगा, बोलो। तो अगर वेलोसिटी आधा होना है तो टेंशन को 4 गुना कम होना पड़ेगा, तब ना 4 का रूट आधा हुआ होगा, बोलो। तो टेंशन 4 गुना कम, मतलब इसमें 4 से डिवाइड करना, इजी पीजी, ऐसे समझ में। तो इसको लिख लीजिए, तो आखिरी 1-2 पॉइंट डिस्कस कर ले जल्दी से। देखिए, एक और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। अगर कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी जो अपने शेप को चेंज कर सकता हो, किसको चेंज कर सकता है, शेप मतलब वॉल्यूम, तो इसके वॉल्यूम को परिवर्तन करने के लिए हम लोग इस पर प्रेशर लगा सकते हैं। ये जो प्रेशर होता है वो स्ट्रेस जैसा काम करता है, किस जैसा काम करता है, स्ट्रेस जैसा। और प्रेशर लगाने से इसके वॉल्यूम में परिवर्तन होगा, तो वॉल्यूम में होने वाला परिवर्तन बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक। यहां देखिएगा कहीं कहीं बुक में माइनस लगा रहेगा, तो माइनस तब लिखते हैं जब वॉल्यूम घट रहा है। अगर घट रहा है तो चेंज नेगेटिव में आएगा ना, चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर वॉल्यूम घट रहा है तो घट रहा है मतलब फाइनल वॉल्यूम तो छोटा होगा, तो छोटा माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, इसलिए हम लोग माइनस लगाते हैं कि नेट पॉजिटिव हो, नेट क्या हो जाए, कहीं कहीं माइनस नहीं लिखा रहेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक। तो अगर इस सिस्टम के लिए हुक्स लॉ लिखे हम लोग, इस सिस्टम के लिए अगर हम लोग हुक्स लॉ लिखे तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेस जो कि P है इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, और यहां जो कांस्टेंट होता है उसको बल्क मॉडुलस से लिखते हैं, B कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, B, बल्क मॉडुलस, इसी का नाम है बल्क मॉडुलस। और इस बल्क मॉडुलस का जो उल्टा होता है उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, K से लिखते हैं, K क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, ये बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है 1/B को, ठीक। अब ये बताओ कि अगर इस बॉडी को कंप्रेस किए तो इसके वॉल्यूम में तो परिवर्तन हुआ, मास में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, मास बढ़ेगा कि घटेगा, कि सेम रहेगा, पक्का श्योर है। अगर मास में परिवर्तन हो पाता तो सोना नाथ लाते जी, उसको कंप्रेस कर देते, 10 ग्राम का सोना 20 ग्राम का हो जाता, समझ रहे हैं, नहीं होता ना ऐसा, ठीक है। तो इसका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप जानते हैं डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय, तो बताओ आप डेंसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा,
होगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए डेंसिटी भी। क्या हम ऐसा फॉर्मूला लिखे, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी, अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी। मैं ऐसा इस इक्वेशन को लिख सकता हूं क्या कि मान लिया कि इनिशियल डेंसिटी रो नॉट था और इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट था, तो दोनों का प्रोडक्ट मास दे रहा है। फाइनल डेंसिटी अगर रो और फाइनल वॉल्यूम अगर वी है तो उसका प्रोडक्ट भी मास देगा, और दोनों मास एक ही होगा क्योंकि मास क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर फाइनल डेंसिटी आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं रो नॉट वी नॉट बाय वी, रो नॉट वी नॉट बाय। तो हम ये फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा इस वाले टर्म के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं, इस b को इधर भेज दीजिए, इस b को इधर भेज दीजिए, तो p बाय b इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा v बाय वी नॉट। आप माइनस को भी इधर भेज दीजिए, तो डेल्टा v बाय वी नॉट बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस p बाय b इज इक्वल्स टू डेल्टा v क्या लिखोगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस, मतलब v माइनस वी नॉट बाय वी नॉट। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, v बाय वी नॉट माइनस 1, बोलो। तो ये टर्म जो v बाय वी नॉट है इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या यहां से v बाय वी नॉट का मैं फॉर्मूला लिख दूं, 1 माइनस p बाय b, ये माइनस 1 इधर भेज दे तो प्लस 1 हो गया, तो 1 माइनस p बाय b, बोलो। तो ये v बाय वी नॉट का फॉर्मूला होता है। हमें क्या चाहिए, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट बाय वी नॉट, बोलो। समझ में आया, ये वी नॉट को ऊपर जो था उसको यहां नीचे डिवाइड में तो लिखा जा सकता है ना। तो अब ये फाइनल फार्मूला बन जाएगा डेंसिटी का, रो नॉट बाय 1 v बाय वी नॉट का फार्मूला पता है 1 माइनस p बाय। तो ये मैंने डिराइव करके बताया, लेकिन आपको ये फार्मूला भी याद रखना है, ये फार्मूला भी आपको। व्हाट इज रो, फाइनल डेंसिटी। व्हाट इज रो, व्हाट इज रो नॉट, 1 माइनस व्हाट इज p, प्रेशर, एंड व्हाट इज b। इस फार्मूले पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये है बल्क मॉडुलस, इस पे दो फार्मूले, एक ये वाला दूसरा ये वाला, इस पे सवाल पूछा, और एक कंप्रेसिबिलिटी 1 बाय p होता है, ठीक है। शियर मॉडुलस पे सवाल रेयरली पूछे जाते हैं, तो वो पीछे के लेक्चर में रिकॉर्डेड है, आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं, अगर आपको नहीं जानना है तो। सवाल बहुत रेयर पूछे जाते हैं। और देखिए सवाल क्या है, ये जेईई मेंस 2020 का सवाल है, ये भी जेईई मेंस 2020 का सवाल है। A cube of metal is subjected to a hydrostatic pressure of 4 gigapascal। जीपीए का मतलब मैंने आपको सिखाया था क्या होता है, गीगापास्कल। तो कितना प्रेशर लग रहा है इस केस में, हम लोग यहाँ सॉल्यूशन पार्ट पे आ गए। प्रेशर लग रहा है 4 × 10⁹ पास्कल। फाइंड परसेंटेज चेंज इन द साइड ऑफ द क्यूब। किसमें परसेंटेज चेंज पूछा है, साइड में, मतलब डेल्टा A बाय A × 100 पूछा है ना। वॉल्यूम में नहीं पूछा है, किसमें पूछा है, साइड में। और बल्क मॉडुलस दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा V बाय V नॉट होता है ना जी। हम माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम मान ले रहे हैं कि वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो ये लिखे 4 × 10⁹ बाय बल्क मॉडुलस, जो कि कितना है 8 × 10⁻10। अगर ऐसा कर दिए तो क्या मिल गया मुझे, डेल्टा V बाय V नॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना हो जाएगा, 4 से ये 2 बार में घटा और ये 10 बार में घटा, मतलब 1/20 कितना होगा, ये किसका वैल्यू हुआ, लेकिन आपसे तो साइड में पूछा है। तो आपको याद आएगा यूनिट एंड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, क्यूब का वॉल्यूम यही होता है ना जी। तो अगर V लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा V बाय V नॉट, V में एरर, पावर 3 है, 3 टाइम्स ऑफ, लेकिन प्रोवाइडेड ये सब चीज 5% से कम के लिए वैलिड है। 5% से मतलब डेल्टा V बाय V नॉट इंटू 100, ये बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाय A नॉट इंटू 100। तो
ध्यान से देख लीजिएगा, 5% से कम ही आना चाहिए। तो डेल्टा V बाई वी नॉट 1/20 है, इनटू 100 करेंगे तो ये तो 5% आएगा, तो ये 3 और डिवाइड होगा तो डेल्टा A बाई नॉट और कम आएगा, कितना आएगा? डेल्टा A बाई नॉट इंटू 100 कितना आएगा? ये 3 यहां से डिवाइड में चला गया इधर, तो 1.67 ए ऑप्शन से। आई बात समझ में? पक्का? एक पॉइंट और जो आपको याद रखना है वो है टेपर्ड रॉड क्या होता है। टेपर्ड रॉड क्या होता है? देखिए, नॉर्मल रॉड में दोनों साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है, लेकिन ऐसा रॉड जिसके दोनों साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग हो और इनफैक्ट क्रॉस सेक्शन एरिया कॉन्टिन्यूसली वेरी करे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेपर्ड रॉड कहते हैं। इस वाले सर एंड का रेडियस A है और इस वाले एंड का रेडियस B। तो अगर इसमें स्ट्रेस पूछे, कहा जाए, मान लीजिए कि देखिए भाई इस पर फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड से F, बताइए कितना स्ट्रेस होगा? तो स्ट्रेस तो होता है जो फोर्स लगाए F किसी एक साइड का बाय एरिया, और एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया या फिर ये एरिया। तो अब दिक्कत क्या है कि यहां का एरिया तो पाई A स्क्वायर होगा और यहां का एरिया, और दोनों एंड का एरिया अलग अलग है और ये कॉन्टिन्यूसली वेरी भी कर रहा है। तो ऐसे केस में एक कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज अ इवॉल्व्ड कॉन्सेप्ट। ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, मैं इसको ऐसे पढ़ाता हूं। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट। और हम लोग कहेंगे कि ये जो टेपर्ड रॉड है इसका इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 बार रेडियस लिखना है, तो एक बार इधर वाला रेडियस A, दूसरी बार इधर वाला रेडियस B। इसका इक्विवेलेंट एरिया कितना होता है? पाई AB, इसलिए इसमें स्ट्रेस होगा फोर्स बाय पाई AB। आंसर बुक्स में देखेंगे तो इसको इंटीग्रेट करके निकाला जाता है, यहां से x डिस्टेंस पे dx विद एलिमेंट लेते हैं, बहुत लंबा सा इंटीग्रेशन होता है। तो वो IIT में भले आप कर सकते हैं, IIT के लिए उतना इंटीग्रेशन करे फिर सॉल्व करे पूरा, लेकिन उतना समय आपके पास जेईई मेंस के क्वेश्चन के लिए नहीं रहेगा, ठीक? तो इसलिए ये इक्विवेलेंट एरिया याद रखेंगे। और इसलिए भी कोई कॉन्सेप्ट हम लोग इसलिए इवॉल्व करते हैं क्योंकि उसका एक से ज्यादा जगह यूज होता है, इसका सिर्फ यहां नहीं, आगे फिर से 2 बार इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे टेपर्ड रेजिस्टर पढ़ेंगे, इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो रो एल बाय ए होता है, 10th में पढ़े थे, रो एल बाय, वहां भी एरिया लिखना होगा तो क्या लिख देंगे? और आगे चल के अभी हीट ट्रांसफर में फूरियर लॉ लिखना पड़ेगा, फूरियर लॉ में भी हम लोग इसका एरिया यूज करता है, तो क्या लिखेंगे? पाई। याद रखेंगे। और ऐसा ऐसा इक्विवेलेंट एरिया 4 बार हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। टेपर्ड रॉड, अभी दूसरा एक ट्रेपेजॉइड का, तीसरा हॉलो स्फेयर का, और तीसरा हॉलो सिलेंडर का। तो ये टेपर्ड रॉड होता है। इसी तरह एक होता है ट्रेपेजॉइड। एक क्या होता है? ट्रेपेजॉइड। व्हाट इज ट्रेपेजॉइड? इट इज 3 डायमेंशनल ट्रेपेजियम। 3 डायमेंशनल, जैसे क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल है ना, रेक्टेंगल का 3D व्यू क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। वैसे आपने ट्रेपेजियम बचपन में पढ़ा था ना, ये देखो एक ट्रेपेजियम ऐसे दिखता है। अगर इस ट्रेपेजियम का कुछ थिकनेस हो जाए, ये मान लीजिए ऐसे थिकनेस हो जाए, समझ रहे कैसा दिख रहा है? तो इस थिकनेस को हम लोग T कहेंगे। ये T क्या है? थिकनेस। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेपेजॉइड। इसके इस एंड का साइड लेंथ जो है उसको B1 कहेंगे, इधर के साइड लेंथ को B2 कहेंगे। अब अगर इस पर फोर्स लगा दिया जाए ऐसे दोनों साइड से और पूछा जाए कि बताइए स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है? तो फिर से दिक्कत वही है कि भाई देखिए इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है? B2 into T, बोलो,
और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा B1 इंटू बात समझ में आ रहा है? तो दोनों साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है और साइमल्टेनियसली ये हर जगह बदल भी रहा है, ठीक। तो इस ट्रेपेजॉइड का इक्विवेलेंट एरिया हम लोग याद रखते हैं और होता है B2 माइनस B1 इंटू T, B2 माइनस B1 इंटू अपॉन ln B2 बाई B1। ln कैसे आया? ये सब इंटीग्रेट करके आया है, सब इंटीग्रेट करके लंबा सा करेंगे, 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा तो वो आ जाएगा, लेकिन उतना हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, इसका इक्विवेलेंट एरिया याद रखते हैं। और फिर से इसका 3 जगह इस्तेमाल करेगा, इसका रेजिस्टेंस पूछेगा तो वहां भी आप इक्विवेलेंट एरिया यही लिखेंगे। ये क्वेश्चन जीआरबी के एक बुक में है, बस उसी में है और कहीं नहीं ये सवाल है। तो अगर इसमें स्ट्रेस पूछेंगे तो क्या कहिएगा बताइए? स्ट्रेस फोर्स बाय ये इक्विवेलेंट एरिया कितना B2 माइनस B1 इंटू T अपॉन, तो वो अपॉन उधर चला गया, ln B2 बाई B1। अच्छा, हम बार बार स्ट्रेस खाली निकाल रहे हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आपको बाकी चीज निकालने आता है। अगर आपसे स्ट्रेन पूछेगा तो कैसे निकालोगे? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय गामा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, और वो स्ट्रेन डेल्टा L बाय L0 के बराबर होगा। तो अगर आपसे डेल्टा L पूछेगा तो उस स्ट्रेन में डेल्टा L0 मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए? लिख के दिखाओ। तो बस इलास्टिसिटी में इतना काफी है जेईई मेंस के प्रिपरेशन के लिए, ठीक। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।